हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020-21 14 मार्च तथा 21 मार्च के लिए ये टेस्ट आ गया है, जिसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ मैं आपको सोल्यूशन भी बताते चलूँगा। आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर भी बताना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप लोग स्कोर बताते हैं तभी पता चल पाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुँचा है। क्वेश्चन मिक्स है, सभी सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन लिया हूँ और छोटा वीडियो है, अच्छे से देखकर आप ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है। तो भारत के किस राज्य में विधान परिषद है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में विधान परिषद है। जैसे संसद के दो सदन होते हैं ना, आपको लोकसभा होता है और आपको राज्यसभा होता है, लेकिन संसद में तीन होते हैं। कौन कौन? सदन दो होता है, लेकिन संसद में अगर पूछे कि संसद अगर कोई बोलता है तो उसमें तीन सम्मिलित हो जाता है: लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और एक राष्ट्रपति। ठीक, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक, बाकी संसद के सदन बोला जाए तो उच्च सदन जिसे राज्यसभा बोला जाता है, निम्न सदन उसे लोकसभा बोला जाता है। वैसे ही अलग अलग राज्यों में देखिएगा विधानमंडल पाया जाता है। विधानमंडल में आप देखिएगा एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। ठीक, तो विधानसभा तो प्रत्येक राज्यों में है, यहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं। ठीक, लेकिन विधान परिषद भी देखिएगा कुछ कुछ राज्यों में है। और विधान परिषद ऐसे अभी 6 मुख्य राज्यों में है, जिसमें आपको हो जाएंगे बिहार बिहार हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ये आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र तो यहाँ पर बता दिया, कर्नाटक। ठीक, तो ऐसे ये आपको 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको विधान परिषद मिलता है। फिर से मैं बता दूं, कर्नाटक, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर अभी विधान परिषद है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में वे पवन कौन सी है जो ऋतु में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। ऋतु में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है, उस पवन को क्या कहा जाता है? मानसूनी पवन कहा जाता है। ये आपको अलग अलग ऋतु में इनका पवन की दिशा भी बदल दिया जाता है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारे भारत में मानसूनी आपको जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब कि हमारे भारत में आपको जो पाई जाता है कि ऋतु के अनुसार जलवायु बदल जाता है आपको। ठीक, और जलवायु के अनुसार ऋतु बदल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है हमारे भारत में, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इससे होता है। ठीक, यहाँ से आपको केरल से होते हुए पूरे भारत में लगभग 75% इसी के कारण बारिश होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि ये मानसूनी पवनी का एक विशेषता है कि ये ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या होता है, लगभग 6 महीने तक समुद्र से स्थल की ओर चलता है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में क्या करता है? समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि आपको जो स्थल होता है ये गर्म हो जाता है। ठीक, और गर्म हो जाता है तो यहाँ पर आपको निम्न दाब बन जाता है, तो उच्च दाब आपको समुद्र पर बना रहता है तो इधर से इधर चलता है। ठीक, वैसे ही जाड़े में आप देखिएगा तो आपको जो स्थल है ये ठंडा हो जाता है, यहाँ पर उच्च दाब बन जाता है, और जो समुद्र है यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है। तो फिर इधर से स्थल से समुद्र की ओर आप जाड़े के दिन में देखिएगा चलता है आपको वायु। ठीक, तो ये आपको मानसूनी वायु, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मानसूनी पवन कह सकते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। सघनता मीन्स की आपको जो उसमें सघन हो जाता है एक तरीका से, मीन्स की मान लीजिए सघनता कहने का मतलब डेंसिटी आप मान सकते हैं उसे। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि शीत ऋतु में क्या होती है कि क्षोभ मंडल में सघनता बढ़ जाती है। ठीक, अगर पूछे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कब बढ़ जाती है तो वो ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा ये होगा, गर्मी होगा तो आपको वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक, और आपको जैसे ही वेपराइजेशन होगा और गर्मी ज़्यादा होगा तो क्षोभ मंडल की आपको बढ़ जाती है ऊंचाई। ठीक, गर्मी में। लेकिन बसंत शीत ऋतु में क्या होता है, सब जाड़ा होकर नीचे ऊंचे आ जाता है वायुमंडल में। ठीक, तो यहाँ पर सघनता बढ़ जाती है। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में आपको वायु क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। और क्षोभ मंडल याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में आपको सभी जो मौसमी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में ही होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि निम्नलिखित में वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। तो मैसूर के आपको देखिएगा तीसरे जो युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध हुआ था, और इसके बाद ही एक संधि भी हुआ था अंग्रेजों और आपको टीपू सुल्तान के बीच में जो हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे बुक में। ठीक, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, अंग्रेज जो था उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और टीपू सुल्तान था। और ये 1790 से 92 के बीच में हुआ था। तृतीय जो अंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था। ठीक, और इसमें हैदर अली के जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो इस युद्ध में लड़ा था। और ये आपको जो निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें आपको क्या होता है कि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में युद्ध होता है, और 1792 में क्या होता है कि ये संधि होता है श्रीरंगपट्टनम की। और फिर आप चतुर्थ युद्ध देखिएगा, मैसूर चतुर्थ युद्ध में, तो इसमें टीपू सुल्तान क्या मारा जाता है। ठीक, ये हुआ था 1700 आपको 98 से 99 के बीच में
जो लास्ट युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान चौथे में मारा जाता है, ठीक। लेकिन इसके बीच में पूछ रहा था कि ये तीसरे युद्ध में सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लड़ा था, ये ध्यान में रखिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, ये लगा लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। तो आपको पता है कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है, और औरंगजेब के बाद ही, और मतलब औरंगजेब कह रहे हैं, औरंगजेब के बाद ही आपको क्या होता है कि मुगल वंश का विघटन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोहम्मद मुअज्जम इनका नाम था। तो 5 के आंसर आज यहाँ पर भी आप लगा लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1658 से 1707 के बीच में जो औरंगजेब था शासन किया था, और 1707 में मृत्यु हो जाता है औरंगजेब का, ठीक। औरंगजेब किसका बेटा था, तो ये याद रखिएगा, औरंगजेब जो बेटा था ये आपको शाहजहाँ की आपको एक पत्नी थी जो कि प्रिय पत्नी मानी जाती थी, मुमताज महल, उनके ही गर्भ से पैदा हुआ था। और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु के बाद आप देखिएगा कि मुअज्जम जो काबुल का आपको सूबेदार था, आजम जो गुजरात का सूबेदार था, और कामबख्श जो कि बीजापुर के सूबेदार था, इनके बीच में युद्ध हो जाता है, ठीक। और उत्तराधिकारी के बीच युद्ध में जो विजयी होता है उसको आजम को परास्त कर वो मुअज्जम था, तो मुअज्जम यहाँ पर हो जाएगा आंसर, मुअज्जम आपको जीतता है। और फिर आपको 1707 की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम के नाम पर ये आपको राजा बनता है, या उपाधि के साथ, शाह आलम उपाधि के साथ, ये उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी। ये याद रखिएगा कि बहादुर शाह एक द्वितीय भी होता है, बहादुर शाह द्वितीय, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, वो मुगल वंश के लास्ट शासक माना जाता है, ठीक। 1857 की क्रांति के कारण उसे रंगून जो कि म्यांमार में है वहां निर्वासित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है यहाँ पर आप देखिएगा ऐसे पार होता है, तो ये आपको क्या होता है, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जो कि आपको ग्रेट ब्रिटेन के आपको ग्रीनविच से पार होता है, ये आप देखिएगा तो ये समय लाइन इसे बोला जाता है, ठीक। समय रेखा बोला जाता है, टाइमलाइन बोला जाता है, ठीक। डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया था। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया था। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख था। लेकिन आप जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया, ठीक। तो अभी संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, ठीक। बाकी ये सभी अधिकार है। तो ये 7 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसे अब लीगल राइट बना दिया है, आर्टिकल 300A में इसे अब डाल दिया गया है, ठीक। अभी आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिल्ली में पुराने किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो दिल्ली में जो पुराना किला है, ठीक, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये शेर शाह, अफगान जो शासक था शेर शाह सूरी, इसके शासनकाल में यह हुआ है, इसी ने कराया था आपको, ठीक। तो दिल्ली में अवस्थित जो पुराना किला है उसका निर्माण 1542 में शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक। और ये पुराना किला उसी स्थान पर बनवाया गया था जहां पर हुमायूं का दिन पनाह नामक एक महल था, उसको ही शेर शाह ने गिरवा दिया और उसी पर आपको पुराना किला का निर्माण कराया था। और हुमायूं को हराया भी था अब कौन, तो शेर शाह सूरी ने, यह भी ध्यान में रखिएगा। 8 के आंसर भी हो जाएगा। और शेर शाह सूरी का मकबरा है आपको सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया। चलेश्वर नामक मंदिर का जो निर्माण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो चलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण जो किया गया था, चोल वंश के द्वितीय संस्थापक भी इन्हें बोला जाता है, किसे, तो विजय वाले, राजा विजय वाले द्वारा 1850 से आपको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए तो ये आपको राजा विजय वाले जो है ये इन्हें क्या बोला जाता है, तो ये आपको चोल वंश के द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ये द्रविड़ शैली में ये आपको मंदिर का निर्माण किए थे, चोलेश्वर नामक मंदिर, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते थे, लेकिन अब उनके जगह पर एंग्लो इंडियन के जगह पर अनुसूचित जाति या जनजाति के अगर लगेगा ऐसा कुछ व्यक्ति को तो 2 नामित कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखिएगा, ये 2 एंग्लो इंडियन के बारे में ये अब हटा दिया गया है वो प्रावधान एंग्लो इंडियन वाला। तो ये 10 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करते हैं विशेष क्षेत्रों से, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, यह पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो अब तक राष्ट्रपति ने 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, यह ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल तीन तरीका से इसकी आपको राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है, और अब तक 3 बार इसका घोषणा हो चुका है, ठीक। और लास्ट जो घोषणा हुआ था ये 300 आपको माफ कीजिएगा, ये आपको हुआ था 1900
1975 से लेकर 77 के बीच में इंदिरा गांधी थी, तो आंतरिक अशांति के कारण ये आपको बताई थी। ठीक, तो वो आपको 3 बार अब तक हो चुका है। और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लागू किया जाता है। ठीक, अभी तक राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 के तहत लागू हो चुका है 3 बार। संविधान के भाग 18 में इसके बारे में मिलेगा आपको आपातकालीन 352 से लेकर 360 के उपबंध मिलेंगे। ठीक, और 3 प्रकार के आपात लागू किए जाते हैं, ये मैं आपको सभी बता दिया। अभी चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है कि ट्राई नाइट्रोटाइलिन का विस्फोट निम्नलिखित में किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। तो ट्राई नाइट्रोटाइलिन जो है, जिसे हम लोग साधारण भाषा में टीएनटी कहते हैं और विस्फोटक के रूप में टीएनटी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक, तो इसमें आपको बोल रहा है कि इसमें किसका मिश्रण किया जाता है, विस्फोट में इसमें किसका मिश्रण किया जाता है। ठीक, तो ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोगों को बताना है। तो इसमें किया जाता है, बताइए, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये मिलाया जाता है। ठीक, जो टीएनटी है एक हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह टाइलविन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर बनाया जाता है। स्वार्थिक प्रयोग में ले जाने वाला ही ये आपको विस्फोटक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि मानव के लाल रोधी कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में कितनी होती है, जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। तो ब्लड में आरबीसी होता है, वाइट आपको होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, जिसे डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन तक माना जाता है। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का जीवन काल आपको 2 से लेकर 5 दिन तक माना जाता है। आपको ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं 4 दिन भी दिया रहता है, 2 से 4 दिन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आरबीसी है ना, अगर लड़का सब मतलब मान लीजिए कि गर्भाशय में लड़का है, अभी जन्म नहीं लिया है, गर्भाशय में है, तो इनका जो ब्लड बनता है ये यकृत और प्लीहा में बनता है। ठीक, लेकिन जैसे ही इनका जन्म हो जाता है, इनका जो ब्लड बनता है ये लाल अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यकृत या प्लीहा जो है, इसे जो रेड ब्लड सेल है, इसकी आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है प्लीहा को। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सरकरा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। सरकरा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो दारू का नाम सुने हो ना मतलब थोड़ा अजीब बता दिए, दारू नहीं, उसे शराब बोला जाता है। ठीक, तो किण्वन द्वारा ही शराब का निर्माण किया जाता है, जिसको बोला जाता है इथेनॉल। केमिस्ट्री की भाषा में इसे इथेनॉल बोला जाता है। इथाइल एल्कोहल भी इसे बोला जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। तो इसे इथाइल एल्कोहल बोला जाता है और इसको ही लोग दारू के रूप में मानते हैं। ठीक, और इसका फार्मूला जो होता है ये C2H5OH इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो दारू का फार्मूला आपसे कोई पूछे या शराब का या एल्कोहल का, तो आप आराम से ये बता सकते हैं। ठीक, ये शर्करा मंड के किण्वन द्वारा उत्पादन किया जाता है। ठीक, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसान तरीका से लगा लीजिएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, लाल वाला सिलेंडर, उसके मुख्य घटक क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा ही दिया तो इसे आपको ब्यूटेन लगाना है। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। वैसे मैं बता दूं कि एलपीजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपके ऑप्शन में लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी देगा, लेकिन आपको वहां पर ये नहीं लगाना है, आपको लगाना है लिक्विफाइड, जिसको लिक्विफाइड किया गया है अब पेट्रोलियम गैस में, इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी का। ठीक, और ये ध्यान में रखिएगा, इसके मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है। मुख्य रूप से ब्यूटेन को C4H10 के नाम से जाना जाता है, और इसमें इथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। उच्च दाब पर इसे द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है और मिथाइल मार्कोप्टेन द्वारा इसका भरा जाता है, इसमें कि आपको कम से कम गंध पता चले अगर रिसाव होता है तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि पोलियो आपको विषाणु जनित रोग है, इसकी वायरस से होने वाला रोग है, शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। ठीक, पोलियो का टीका भी लगाया जाता था बचपन में, आप लोग पिए होंगे पोलियो का ड्रॉप भी। तो ये पोलियो का विषाणु जो है ये शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है ये आपको बताना है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है, ये बताइए। तो पोलियो के जो विषाणु है ये किससे प्रवेश करते हैं, ये आराम से आप लगा सकते हैं अगर थोड़ा भी जानते होंगे इस बारे में। तो ये आपको प्रदूषित खाद और पानी से, प्रदूषित खाद और पानी अगर कोई खाता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक, और चाहे कोई भी है, तो ये विषाणु से जो ये प्रदूषित पहुंचता है उसके, अब जब पेट में खाता है तो उसकी आंत में पहुंचता है, तो आंत की दीवारों से होते हुए ये रुधिर प्रवाह के साथ रेड रज्जु जिसे बोला जाता है, जिसे स्पाइनल कोड भी बोला जाता है। ठीक, रेड के रज्जु जिसे स्पाइनल कोड बोला जाता है, वहां पहुंच जाता है, जहां पर यह विभिन्न अंगों के मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचा देता है। तो ज़्यादातर देखिएगा कि क्षति पहुंचाता है, तो ज़्यादा देखिएगा पैर और आपको कहीं आपको पतला हो जाएगा, ये सब आपको पोलियो में होता है। अब ये यहाँ पर होता है C16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बगान कृषि पैदा करती है। जो बगान कृषि है ये पैदा करती है, ये आपको बताना है बगान कृषि में क्या क्या पैदा होता है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है, बगान कृषि में क्या क्या पैदा होते हैं ये आपको लगाना है।
तो बागानी जो होता है ना, बागानी कृषि जो होता है ये क्या पैदा होता है ये आपको बताना है। तो खाद्येतर फसलें होती है। खाद्येतर फसलें कहने का मतलब कि वैसा फसलें जैसे कि रबर हुआ, इलायची हुआ, चाय हुआ, कहवा हुआ, नारियल हुआ, मिर्च हुआ, हल्दी हुआ, सुपारी हुआ, काजू हुआ, अदरक हुआ, काली मिर्च हुआ, ये सब जो भी है ये खाद्येतर फसल कहलाती है। ठीक, और यही आपको पैदा किया जाता है आपको बागानी कृषि में। ठीक, फिर से मैं बता दूं, जैसे कि नारियल हुआ, कहवा हुआ, चाय हुआ, ठीक, इलायची हुआ, मिर्च हुआ, हल्दी हुआ, सुपारी हुआ, काजू हुआ, ये सब आपको खाद्येतर फसल कहलाती है और बागानी कृषि में ये सब का प्रयोग किया जाता है। 17 का आंसर भी हो जाएगा, इसकी बागानी कृषि में पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है। देखिए, अगर गुणसूत्र के बारे में पूछता है तो इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है क्रोमोसोम, और गुणसूत्र जो हर एक मनुष्य में पाया जाता है, नर या मादा हो, तो 46 गुणसूत्र होता है, और जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होता है, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि 22 जोड़ा मेल और 22 जोड़ा फीमेल, दोनों में सेम सेम होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक, लेकिन ये मेल लीजिए, ये फीमेल मान लीजिए। ठीक, लेकिन आप देखिएगा कि मेल में क्या हो जाता है, 23वां जोड़ा एक्स वाई हो जाता है, और वहीं फीमेल में क्या हो जाता है, एक्स एक्स ही रहता है। तो आपको 23 जोड़ा जो फीमेल में रहता है एक्स एक्स रहता है, लेकिन मेल में 22 जोड़ा एक्स एक्स रहता है और एक जोड़ा एक्स वाई रहता है। और एक्स वाई के चलते ही पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक, एक्स वाई अगर एक्स एक्स रहा बच्चा, आपका बच्चा के निर्धारण होता है लिंग के, तो एक्स एक्स रहता है क्रोमोसोम, तो आपको क्या होने वाली है, लड़की होने वाली है। एक्स वाई अगर रहता है तो वो क्या होने वाली है, लड़का होने वाला है। ठीक, ऐसे पता चल जाता है। ठीक, तो शिशु के लिंग का निर्माण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आराम से लगा सकते हैं यहाँ पर 18 का ए, पिता के गुणसूत्र पर, क्योंकि मेल में ही ये सब होता है, एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 19 है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। ये नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को। तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रसून जोशी। ठीक, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है कि भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, भारत का जो दक्षिणतम छोर है ये कहाँ पर स्थित है। ये आपको इंदिरा पॉइंट आप देखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिणतम छोर जो है ये कहाँ पर स्थित है पूछ सकता है। तो इसका इंदिरा पॉइंट नाम है, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, और यहाँ पर इसका पॉइंट है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ये सबसे दक्षिणतम छोर है। ठीक, और अगर मुख्य भूमि से बोले तो कन्याकुमारी यहाँ पर मिलता है आपको, ये मुख्य भूमि से। ठीक, और सबसे उत्तर वाला छोर पूछे तो यहाँ पर आप देखिएगा जम्मू कश्मीर में, आप अभी तो लद्दाख में वो हो गया है, ये आपको इंदिरा कौल नामक आपको मिलता है सबसे उत्तरी। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 21, देखिए कि ये देखिए रामेश्वरम या कन्याकुमारी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये सबसे मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर आपको यहाँ पर कन्याकुमारी के मिलता है, रामेश्वरम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। जो अपेक्षित आर्द्रता है इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपको लगाना है। तो इसे प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जाता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखिए, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी वायु में जलवाष्प की कितना वो क्षमता है कि वो आपको अनुपात में ग्रहण कर सकता है, इसके अपने रख सकता है। एक बार सिंपल भाषा में बताए तो उसके अनुपात, जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और बटा में कर दीजिएगा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा रेशियो में जाइएगा, वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता कर दीजिएगा, और इसको ही आपको परसेंटेज में निकाला जाता है, प्रतिशत में निकाला जाता है। तो इसे अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है, रिलेटिव आपको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये 100% पर निकाला जाता है, तो ये प्रतिशत पर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक्स किरण जो है ये किस प्रकार की तरंगे है ये आपको बताना है। तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ठीक, एक्स किरण कैसी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अधातु जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु में वो हो जाएगी जो तरल अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन, याद रखिएगा, ब्रोमीन। और अगर पूछे कि धातु में वह जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, वो हो जाती है मरकरी, और मरकरी के कारण ही मिनीमाटा रोग भी होता है। तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए। अब फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अधिक है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, और सबसे अधिक जो है एफिवेटी जो कहा जाता है जिसे, वो आपको हो जाता है क्लोरीन। और क्लोरीन का इस्तेमाल आपको पानी में मौजूद आपको जो खतरनाक जीवाणु होते हैं, जो कि रोग आपको हो सकते हैं, जिसके कारण रोग हो जाता है, उसको आपको मारने के लिए भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फेरोमेन्स पाए जाते हैं। फेरोमेन्स पाए जाते हैं, आपको बताना है फेरोमोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपको 24 है। तो फेरोमेन्स एक रासायनिक पदार्थ है जिसे स्तनधारी या कीट के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है।
इसके द्वारा अपने समूह के सदस्यों की सामाजिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो ये आपको कीट इसमें हो जाएगा। 24 का आंसर आप क्या लगा दीजिएगा, ये जो फेरोमोन्स है 24 लगाइएगा ना, फेरोमोन्स, तो इसका आंसर क्या आप लगाइएगा, कीट में ही है। ठीक, इंसेक्ट बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन के कारण ही आप देखिएगा कि अब आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती है, जिसे घेंघा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है ये लुमोनेरिया, याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है लुमिनेरिया, ये कहाँ पर मिलता है, तो ये समुद्री घास इसे बोला जाता है और समुद्र में मिलता है और इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिलता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 25 का आंसर ए हो जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने कराया, कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताते समय ये भी लिख देना है, मैं ऐसे ही आपको मिक्स क्वेश्चन लाते रहूँ और आपका टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहूँ जब तक आपकी एग्जाम नहीं होता, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहूँ। तो आपको स्कोर के साथ कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, क्योंकि यस आता है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलता है और आपका स्कोर देखकर और भी वीडियो बनाने का। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।